कोई जीवन का ऐसा वाकया बताना चाहोगे जो आप बहुत ज़्यादा, चाहे वो आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो, चाहे आपके लिए निगेटिव रहा हो, या कुछ सीखने को मिला हो, कोई ऐसा वाकया जिसने जोड़ के रख दिया हो आपको, तोड़ दिया? मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। नमस्कार, कॉफी विद टॉपर्स में मैं सुमित पाठक। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऐसे शख्स जिन्होंने रेलवे में जॉब को छोड़कर, उसके बाद एसएससी पीए का जो पोस्टल असिस्टेंट का जॉब छोड़कर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के थ्रू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कानपुर देहात में तैनात हैं राहुल सिंह। राहुल सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और एक जन्म स्थान वो होता है जहाँ पर हम पैदा होते हैं, और दूसरा जन्म स्थान ये होता है जहाँ पे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, निर्वाण प्राप्त हुआ। तो वो ये स्थान है, हम अपने लिए तो निर्वाण का स्थान कहते हैं कि यहाँ से जो चीजें मिली हैं, और 3-4 साल बाद जब यहाँ पे कदम रख रहे हैं तो एकदम भावुक हो जा रहे हैं। एकदम ऐसा महसूस हो रहा है कि वही सब आवाजें आने लगती हैं। लगता है कि अभी भी सर पढ़ा रहे हैं और हम क्लास में बैठे हुए। बहुत अच्छा लगता है। अभी भी ये फीलिंग्स तुम्हारे माइंड में घूम रही है एज यूजुअल, इतनी अंदर तक जा चुकी हैं कि अपना स्पेस बना चुकी हैं, जहन में बैठ चुकी हैं। चलिए आगे अगर हम बढ़ते हैं तो सबसे पहला प्रश्न यही रहता है कि आपने अपनी जर्नी की शुरुआत कहाँ से की थी और किन किन मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा, और सफलता जब तक प्राप्त होती है हमें, तब तक हम लोग कई तरह की कठिनाइयों से जूझ कर निकलते हैं। किस तरह का सफर रहा आपका? सफर सर बहुत ही टेढ़ा मेरा था। उतना स्ट्रेट नहीं पहुंचे हैं जितना स्ट्रेट कोशिश कर रहे थे। ठीक है। शुरुआत एक्चुअली हुई ऐसी है कि एसएससी के पीछे भाग गए। 2015 में जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो मैं सीधा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की प्रिपरेशन शुरू करने के लिए गुरुकुल परिवार को ज्वाइन कर लिया। गुड। और उस दौरान पर अंधाधुंध पढ़ाई होने लगी, खतरनाक वाली। सर जैसा कह रहे थे वैसा कर रहे थे, करना है। और क्लासेस में सारे क्वेश्चंस लगा करके 1-2 डाउट ही मुश्किल से मेरे निकलते थे। और वो भी सर के थ्रू सॉल्व हो जाते। तो एक अच्छा अनुभव तो लगता था कि जल्दी पहुंचेंगे, जैसा हम चल रहे हैं। और हुआ भी। 2016 का प्री निकला, 2017 का प्री निकला, 2016 के मेंस में भी बैठा। 17 का मेंस उस वक्त बहुत खतरनाक मेंस आया। 17 के मेंस ने लाइफ बदल दी। 17 के मेंस ने मेरे एसएससी से मेरा काफी वो किया। मतलब मेरा ऐसा कह सकते हैं कि 17 के मेंस के लिए मैं पूरे जी जान से लगा था। ठीक है। कि मैं 6 घंटे सो रहा था फॉर 1 ईयर टोटल। सीरियसली केवल 6 घंटे आप सो रहे थे, बाकी का समय पूरा स्टडी डेडिकेटेड था। 18 घंटे। मेरा वेट 20 किलो गिर चुका था। मैं 50 के अंदर आ गया था, जबकि मेरा वेट उसके पहले 70 के आसपास रहता था। क्योंकि मैं टोटली भूल चुका था कि मैं क्या करूं। मैं अपने बारे में भूल चुका था। मैं टोटल पढ़ता रहता था, टोटल क्लासेस लेता रहता था। मुझे था कि एनी हाउ आई हैव टू क्लियर दिस एग्जाम। ओके, दिस एग्जाम नॉट गोइंग टू फेल मी नाउ। और क्योंकि सारे जो मेरे बच्चे थे 16 वाले निकल चुके थे। ठीक है। तो मुझे था कि आई हैव टू मैच विद देम, कैच विद देम, एनी हाउ। और नो कॉम्प्रोमाइज एनीबॉडी, नो नथिंग मैटर्स। कुछ भी नहीं, आसपास क्या चल रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन कैसा दिख रहा है, कौन क्या पहन रहा है, It doesn't matter. I was one or all. Wow, this is outstanding. Okay, सफलता एक चुनौती है जिसे हमें स्वीकार करना पड़ता है। ठीक है। सफलता में सबसे बड़ा एक श्रेय होता है, वो किसके लिए आप देना चाहोगे? मम्मी को पहला। ठीक है। मेरी मम्मी कहना चाहूँगा कि पापा उतने ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं थे कि बच्चा मेरा जॉब करे, ऐसी कोई जॉब करे। उनका कहना यह था कि तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो। ठीक। लेकिन मम्मी का ऐसा था कि वो काफ़ी हद तक गई हैं और उन्होंने बहुत पुश किया है, बहुत सपोर्ट किया है कि मैं पढ़ता रहता था। मेरे लिए हर चीज़ की अरेंजमेंट, चाय की अरेंजमेंट, अच्छी चेयर की अरेंजमेंट वही करती थी, साथ खड़ी रहती थी। उसके बाद मेरे भाई, मेरे बड़े भैया हैं और छोटे भैया, वो दोनों ने ही मेरे ऊपर विश्वास रखा, ट्रस्ट रखा। और छोटे भाई ने जॉब करके मुझे पढ़ने के लिए फोर्स किया। और कोई ऐसी जॉब नहीं थी, ऐसे ही नॉन सूटेबल जॉब थी। और उसने कोशिश की कि ये पढ़ता रहे, इसकी पढ़ाई एनी हाउ अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। और बड़े भाई भी कर रहे थे कोशिश, वो भी जॉब करने लगे थे, वो भी पढ़ने के लिए फोर्स करते थे। तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही। गवर्नमेंट जॉब का कीड़ा कब से जागा? गवर्नमेंट जॉब का सर कीड़ा, जॉब सिक्योरिटी को लेकर जब प्रॉब्लम आई मेरे अंदर,
जब मुझे ये लगा कि मेरे घर में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगी, ओके, क्योंकि पापा अचानक से बीमार पड़े और उनको भर्ती कराना पड़ा रातों रात रेजेंसी में। तो उधर जब मैंने देखा कि यार 1 लाख रुपए तो 5 दिन में उड़ गए। 5 दिन में तो मैंने कहा टाइम हैज बीन चेंज्ड, इट इज नॉट एट देयर। हम जहाँ सोच रहे हैं कि आज भी मतलब इजीली सब हो जाएगा प्रोसेस। 10,000 रुपये पर डे की फीस है, ऊपर से मेडिसिन की मेडिसिन का चार्ज अलग से होते हैं, तो चेकअप अलग से होते हैं, चेकअप अलग। और इतना मैंने कहा आज एक फैमिली मेंबर है जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, तो मेरे साथ और उस समय पर उड़ रहा था सर। ठीक है। उस समय पे एक 2 स्टेट आई थी चेतन भगत की, उसमें MBA को लेकर के बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन था। तो IMA की कोशिश के लिए भी मैंने ट्राई करना शुरू किया, 2014 की बात है। लेकिन उसी समय पे एट द सेम टाइम व्हेन आई वाज गोइंग टू जॉइन अ बैच फॉर प्रिपेयरिंग द MBA एग्जाम लाइक कैट, तो उसी समय पापा का डाउनफॉल हुआ। तो फिर मैं समझ गया कि यार ये तो मैं कर नहीं सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है आगे चल के, बहुत ज़्यादा, और मैं ही लीड कर रहा हूँ फैमिली को, ऐसा मुझे लग रहा था। क्योंकि मैं ज़्यादा अवेयर हूँ, मुझे ज़्यादा नॉलेज है, और मैं ही अगर अपने में खोए रहूँगा तो ये लोगों को क्या बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने तुरंत ट्रैक बदल दिया। स्कूलिंग की अगर तुम्हारी बात की जाए तो स्कूल में कैसा रहता था? टॉपर्स में आते थे या बैक बेंचर होते थे, किस टाइप का? एक टाइम तक तो मैटर नहीं किया, हाई स्कूल तक, बट था मैं फर्स्ट। बहुत बढ़िया। और उसके बाद में फिर मेरी फाइट हो गई कि मैं अब किसी बच्चे को अपने आगे जाने नहीं दूंगा। तो मैं 11th 12th और ग्रेजुएशन में हर जगह पे अच्छी पोजीशंस पे रहता था, अच्छा करता था और ऊपर आ जाता था। किसी भी क्लास में बैठता था मैं ऊपर आ जाता था। आज भी मेरी टेंडेंसी है कि अगर मैं कोई क्लास में बैठा हूँ तो मैं टॉपर्स को मार्क कर देता हूँ, ऊपर आता हूँ। गुड। क्योंकि मुझे शायद ऐसा कुछ है कि फील होता है कि मैं क्यों नीचे हूँ। भाई मैं भी वर्क कर सकता हूँ, मैं भी पढ़ सकता हूँ, वही चीज़ को समझ सकता हूँ तो ऊपर आ सकता हूँ। ये चीज़ मैं करता रहता हूँ। तो पढ़ने में ठीक था। आपसे बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले हम, तब आपने एक बात बताई थी कि आपने ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया था जिसमें आपकी 7000 रैंक आई थी। इट इज़ वेरी गुड रैंक। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ इससे आप टॉप 3 NITs में जा सकते थे। मिले भी होंगे आपको? मिला भी था। कौन सा मिला था? इलाहाबाद में MNIT इलाहाबाद। ठीक है। आपने वो क्यों स्किप कर दिया था? सर मैंने उसी समय पर एक और एग्जाम अटेंड किया था, NDA। तो उसका मुझे प्री निकल गया। हाँ। मुझे इसकी अवेयरनेस भी नहीं थी कि निकल जाएगा। मैं बैठ गया, निकल गया। ऐसे मैं IISS में भी बैठा था क्योंकि उसकी भी मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी। मेरे टीचर ने मेरी मदद की, उन्होंने मुझको एक बुक दे दी थी 11th क्लास में, और उसमें थे सारे के सारे सॉल्व एंड अनसॉल्व क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स। ठीक है। मैं सब चाट गया था। तो उनको लगा कि तुम बैठ जाओ एक बार। उन्होंने मेरा फॉर्म भर दिया। तो उन्होंने IIT नहीं भरा, उन्होंने कहा ये तू निकाल लेगा। हाँ, वो एडवांस IIT नहीं भरा, उस वक्त 2 ही चलते थे, AIEEE और IIT। और वो स्टेट वाला उन्होंने भरने नहीं दिया। उन्होंने कहा तू ये दे, और मैंने दिया। UPTU होता था उस वक्त। UPTU चलता था। तो हुआ था। अच्छा, तब तक तो मुझे पता भी नहीं था कि इसमें इतना अच्छा इसका स्कोप रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा। लेकिन जब ऑफर्स लेटर आने शुरू हुए तो तब तक मैं डाइवर्ट हो चुका था NDA की तरफ उसी के साथ जुड़ा हुआ था एयरफोर्स, उसी में मैं घुस गया। और मेरी एडवांस मैथ्स अच्छी थी, अच्छा लगता था, तो उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। इस वजह से NDA 2 बार ट्राई किया, एक बार प्री निकला, दूसरी बार SSB नहीं निकला। चलो वो तो जब तक असफलताएं नहीं मिलेंगी तब तक हम सफलता का प्रयत्न कैसे कर सकते हैं। चलिए अब हम कंपटीशन एग्जाम की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहेगा कि जो एकेडमिक का मैथ होता है और जो कंपटीशन एग्जाम का मैथ होता है उनमें काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। इस चीज़ का सामना आपने किस तरह से किया? सर जब मैं मूव किया एडवांस ऑफ 12th लेवल, उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये वगैरह होते हैं और यहाँ देखने को नहीं मिलते। यहाँ तो वही टाइम एंड वर्क वो बिल्कुल भी नहीं दूर तक दिखने को मिलते हैं। और वो मेरे जहन में ग्रेजुएशन के दौरान इतने अंदर तक जा चुके थे कि मैं लूप्स बनाने, कर्वेचर्स बनाना, मुझे इतना मजा आता था कि विदिन सेकंड्स में कर्व्स बना सकता था। कि किसी भी साइंस का कर्व, किसी भी इक्वेशन को मुझे आप दे दीजिए, मैं 1 मिनट के अंदर बना देता, क्योंकि मेरे टीचर्स इतना फोर्स करते थे कि राहुल तू बनाएगा, और मैं बना देता था। तो अब जब ऐसी साइकिल थी कि उससे बहुत मजा आता था, लेकिन एकदम से कंपटीशन में आ गया। तो कंपटीशन में आते वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं महसूस हुई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो मैथ्स करने से ये मैथ्स
इजी ही लगता थोड़ा easy हो जाती है। हो जाती है कि आपको लॉजिक समझ में आता है कि एजेस का क्या लॉजिक है और ये टाइम एंड वर्क का क्या लॉजिक है, और पहले भी पढ़ा हुआ होता है और बीच में मैंने ट्यूशंस कर दिए। और दूसरी एक चीज और हो जाती है जिसको मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है क्योंकि हमारा बेसिक क्लियर होता है। बेसिक क्लियर होता है, लॉन्ग कैलकुलेशन की आदत होती है। हाँ, अगर मैं एक लाइन बोलना चाहूँ कि जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड से होते हैं उनका जीएस थोड़ा कमजोर होता है। हाँ। और जो आर्ट्स से होते हैं उनका मैथ थोड़ा सा कमजोर होता है, पीछे रहता है। तो ऑब्वियसली बात है आपकी जीएस कमजोर रही होगी। जीएस कमजोर थी सर, और जीएस कमजोर इन द सेंस कि इंटरेस्ट नहीं था, कतई नहीं था, कतई इंटरेस्ट नहीं था। साइंस में तो मजेदार था, साइंस को तो मुझे लगता था मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुझे बायो भी अच्छी लगती थी, बायो भी, क्योंकि मैं जब मैथ बैकग्राउंड के होके बायो का क्या राज था? पता नहीं, कुछ अलग ही था। कुछ अलग ही तो नहीं, कुछ अलग ही था। एक्चुअली मैं अलग इस वजह से था कि जब हाई स्कूल में था, किसी और को तो नहीं पढ़ाते थे पढ़ के। एक्चुअली बात सही भी है क्योंकि मैंने हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाया। अच्छा, तो उस समय पे सब पढ़ाना होता था, साइंस भी मैथ्स भी, तो वो चीज़ें अच्छी लगने लगी थी। लेकिन साइंस में बायो का मेरे अंदर एक अलग ही रोल रहा, एक पाइवटल रोल रहा है। मैं जब हाई स्कूल में था तो मैं 2 चौराहे पे खड़ा था, मैं सोच रहा था साइंस में बायो की तरफ जाऊं कि मैथ्स की तरफ जाऊं। उस समय पर सिर्फ डॉक्टरी दिखती थी, और डॉक्टर प्रोफेशन मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता था। स्टार्टिंग में और वही ना कि 3 इडियट्स देखी, उसके बाद हमें फिर कुछ दिखा ही नहीं, तो मेंस चले गए हम मैथ्स में। लेकिन बायो रह गई जहन में कि मैंने जितनी तैयारी की थी उस समय पर बायो की, इंटरमीडिएट के बच्चे भी मुझसे क्वेश्चन पूछते थे और मैं उनको जवाब दे देता था। बहुत बढ़िया। चारों विषयों को एक साथ लेके कैसे चलना हुआ आपका? जब कंपटीशन का उद्देश्य बनाया, जब ये समझ में आया कि भाई ये 4 ही हैं और 4 को अगर 4 ही जीवन है, 4 ही जीवन है और इनमें से अगर कुछ भी नहीं, कोई भी कमजोर होता है तो मैं रेस से बाहर हो जाऊंगा। रेस से बाहर हो जाएगा। ये बिल्कुल जेन्युइन फैक्ट है कि आप सिर्फ 1 या 2 चीज से सफलता हासिल नहीं कर सकते हो। हर एक में आपको एक इक्वल कमांड बनानी पड़ती है। ये चीज हो सकती है एक विषय आपका बहुत फेवरेट हो, एक थोड़ा सा कम हो, ये नहीं कि बहुत ज्यादा कम हो जाए, ऐसे भी काम नहीं चलता कि आप जीएस को छोड़ के चले जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, या आप इंग्लिश को छोड़ के चले जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, या मैथ को छोड़ दें बाकी चीजों पे कमांड बना दें, ऐसा भी पॉसिबल कतई नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इवन हम तो हिंदी को तक टारगेट कर चुके, हिंदी को भी टारगेट किए थे आप। गुरुकुल की एक बहुत खासियत रही है, हाँ। आप पीछे के बच्चों से मिले होंगे कि यहाँ पर हिंदी का भी बैच लगता था। एक्चुअली आज भी लगते हैं, आज भी लगता है, हाँ। और इतना अच्छा लगता था कि लॉजिकल बैच होता था। हाँ। शुरू की हमने 2-3 क्लासेस छोड़े, तो फ्रेंड्स बताया कि तू क्लासेस नहीं आता, लेकिन क्लास उस टाइप की नहीं जिस टाइप तू सोच रहा है कि कोई लिटरेचर पढ़ाएगा, कोई तो जो ग्रामर पढ़ाएगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे जो पढ़ाई जाएगी टू द एग्जाम पढ़ाया जाएगा, और टोटल एग्जाम ओरिएंटेड। पहली क्लास देखते ही सारी क्लासेस हिंदी की मैंने अटेंड की। लत लग गई। और क्या क्लासेस होती थी कि हिंदी अच्छी लगने लगी। एक प्रश्न आपका रहेगा, जिस वक्त आप हाई कोर्ट का जो पेपर दे रहे थे तो आपके अंदर एग्जाम फियर था या नहीं था? हाई कोर्ट का पेपर मेरा कह सकता हूँ बहुत अच्छा शब्द रहेगा कि वेग में निकल गया। हाई कोर्ट के विषय में कहीं दूर तक नहीं सोचा था। अच्छा। इस एग्जाम को मैंने इतना हल्का महसूस किया था कि मुझे लगा कि अगर मैं इसके फर्स्ट एग्जाम में बैठ जाता 2015 के, जिसका फॉर्म मैं भरने के दिन भरा था, मैंने छोड़ दिया था फी पेमेंट करना। तो मैं सोचा अगर उस दिन बैठ जाता तो उस दिन सिलेक्शन मेरा हो गया होता, बट मैं लेखपाल के चक्कर में मैंने 2015 का हाई कोर्ट का एग्जाम मिस कर दिया था, 14-15 का। और 17 का भी निकला, 18 का भी निकला, और 18, तो इसको ज्वाइन कर लिया। इसको मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है। एक प्रश्न रहेगा पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है, ऐसी कोई मूवी जो आपको बहुत इंस्पायर की हो, जिसको मल्टीपल टाइम्स देखा हो? 3 इडियट मूवी देखना पसंद है? बहुत ज़्यादा। अभी भी मेरे इसमें क्यों में वेब सीरीज पड़ी हुई है। मैं 2-3 वेब सीरीज एक साथ देखता हूँ। 2-3 वेब सीरीज एक साथ देखता हूँ। मेरा दिमाग तीनों को समझ सकता है, पैदल चल सकता है। और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अभी सबसे बड़ी वेब सीरीज में से काउंट होती है फॉर जैसे गेम्स ऑफ थ्रोन्स। अच्छा, गेम्स ऑफ थ्रोन्स हॉलीवुड की, उसको मैंने मल्टीपल टाइम्स देखी है। और उसी की हॉलीवुड की वेब सीरीजेस हैं, और यहाँ इंडिया की जैसे फैमिली मैन वगैरह है, मैं देखता रहता हूँ। और रही बात एस्पायरिंग मूवीज में सबसे बेस्ट है 3 इडियट्स। उससे पहले मैं गाइड को लेके चलता था।
ओके। और गाइड बहुत अच्छी पिक्चर है एक्चुअल में हाँ, जिसे नहीं देखी उनको एक बार देखनी चाहिए। गाइड देवानंद साहब की बहुत अच्छी बेस्ट पिक्चर है और बेस्ट फिलॉसफी है और बेस्ट उसमें क्राफ्ट है। उस पिक्चर से मैं बहुत प्रभावित हुआ कि यार कैसे एक आदमी के अंदर परिवर्तन होता है। उसको आप हिस्ट्री की नज़र से देखिए। जब आप हिस्ट्री में पढ़ने जाते हो तो धर्म आते हैं, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, ठीक है, और वो धर्म उस समय पे आते हैं जब सनातन धर्म अपने चरम सीमा पे रहता है, चरम सीमा पे। तो उस समय पे वो कैसे बाइकआउट करके निकलते हैं, उसमें गाइड की बहुत अच्छी हेल्प मिलती है। इतिहासकारों का उसमें बहुत अच्छा जुड़ाव है और 3 इडियट्स से साइंस का बहुत अच्छा जुड़ाव है। साइंस का बहुत। और उसमें ये बताया गया कि अपने दिल की सुनो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। फॉरेन मूवीज में टाइटैनिक मूवी टू द क्राफ्ट एंड टू द पॉइंट ऑफ सबमरीन नॉलेज की वजह से बहुत अच्छी थी। मतलब मुझको आपको एक लाइन में बोलना चाहें, आपको मूवी देखने का बहुत शौक है, चाहे बॉलीवुड की हो, हॉलीवुड की, टॉलीवुड की, साउथ की, तो बहुत अच्छी मूवीज। ठीक। अगला प्रश्न मेरा ये रहेगा, इंटरटेनिंग के लिए बच्चे क्या करते हैं? गेम्स को एक चुनते हैं। कभी गेम्स में रुचि रही है आपकी? हाँ, गेम्स में रुचि रही है। किस टाइप में? गेम्स में मैं ओपन प्लेयर में रहता था, जैसे क्रिकेट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और किसी खिलाड़ी की वजह से या फिर खुद का पैशन था? खिलाड़ी वजह से। तब तो सचिन साहब थे, सचिन तेंदुलकर, तो उनकी वजह से तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। सचिन वाज उनकी लाइफ से कभी आप कोई इंस्पिरेशन मिली हो? बहुत ज़्यादा। सचिन सर की लाइफ से इंस्पिरेशन का अंबार मिला है ढेर, कि वो बंदा अपने पैशन के लिए किसी भी हद तक गया है। मतलब उन्होंने हाई स्कूल के पेपर मिस किए, हाई स्कूल मिस किया, टोटल डे और नाइट खेलते रहते थे। तो ये समझ में आता है कि जो आप करना चाहते हो उसके लिए ऐसा भी होना चाहिए, पागल बनना पड़ता है कि आप ये कर सकते हो। सफलता पाने के लिए हमें एक्चुअल में पागल बनना पड़ता है। कोई चीज़ बहुत आसानी से नहीं मिल जाती है, ठीक है। जो आसानी से मिल जाए उसकी कीमत नहीं होती है, ये बिल्कुल सच है। जो चीज़ जितनी मुश्किल से मिलती है मेरे बच्चे, उसका वेटेज, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। कभी ऐसा हुआ कि किसी पर्सन को देख के आपको लगा हो भाई यही आइडियल है मेरा, यही सब कुछ है, इसके इशारों पे चलना है, इसकी बात को फॉलो करना है, कोई ऐसा? हाँ बिल्कुल। उस समय पर जब मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था तो मेरे आइडल्स में शिव सर का बहुत अच्छा स्थान था, ठीक है, क्योंकि शिव सर एसएससी की सर्विस किए थे और हम उसी की सर्विस करना चाहते थे। तो वो उनका हर एक एनवायरनमेंट, सब चीज़ें हमें बताते थे कि आपको ऐसे, और वो एकदम से अभी भी आदर्श हैं। अभी भी अगर सर कह दें कि राहुल तुम ये करो तो मैं वही करूँगा लाइफ में, क्योंकि उनके सजेशंस, उनकी थिंकिंग सब हम लोगों के फेवर में रहती थी। हमेशा पूरी कोशिश रहती थी उनकी जी जान तोड़ मेहनत की हम कुछ करें। तो मेरे आइडल थे, टॉप आइडल्स में थे। और रही बात आउटसाइड ऑफ द कोचिंग्स की, अगर हम बात करें या आउटसाइड ऑफ द कंपटीशन लाइफ की बात करें, तो रामानुजन का मैं बहुत अच्छा फैन हूँ। रामानुजन का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। शायद ऐसा बंदा हूँ कि रामानुजन साहब को हर दिन याद करता हूँ, हर दिन याद करता हूँ, क्योंकि मैथ्स का मैं कीड़ा प्रेमी हूँ और वो मैथ्स के, तो मैं उनके पीछे जाना चाहता था एक्चुअली, बट जा नहीं पाया। लाइफ कहाँ से कहाँ ले जाती पता नहीं चलता। ये सच है, लाइफ में टर्निंग पॉइंट आते रहते हैं। बस हमें जो चीज़ आपने दृढ़ निश्चय की है, जिसके बारे में आपने ठान लिया है, उसके लिए जी जान से लग जाओ, तो वो चीज़ हमारे लिए एक लाइन अगर हम बोलना चाहें कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसको मिलाने में तुम्हारा साथ देती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल एकदम सही बात है। और ये कभी भी किसी भी पॉइंट पर किसी भी बंदे पर हमेशा अप्लाई होती है, हमेशा अप्लाई होती है। कोई जीवन का ऐसा वाकया बताना चाहोगे जो आप बहुत ज़्यादा, चाहे वो आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो, चाहे आपके लिए निगेटिव रहा हो, या कुछ सीखने को मिला हो, कोई ऐसा वाकया जिसने झोड़ के रख दिया हो, आपको तोड़ दिया हो, कुछ भी याद हो आपको? मेरे साथ बहुत चीज़ें हुई हैं। मैं बहुत छोटे की बात बताता हूँ। एक्चुअली ये निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, दोनों। क्योंकि निगेटिव पर्सन्स को निगेटिव में ले सकते हैं कि छोटे में मेरी छोटी छोटी बुली हुई है। बुली मीन्स कि मेरे ही फैमिली मेम्बर्स मुझको वो कर देते थे, तनाव में डाल देते थे, अच्छा, खिजा देते थे, स्ट्रेसफुल कंडीशंस कर देते थे।
कि मुझसे ओपन स्ट्रीट में सवाल जवाब करते थे मेरे क्लास को लेकर के, अच्छा अच्छा, मेरे बिहेवियर्स को लेकर के। हाँ हाँ। और उससे मैं काफ़ी चिंतित हो जाता था कि यार मैं उससे लड़का था कि मैं कभी किसी से मतलब किसी से मैं वो ऐसा नहीं देख सकता था कि मैं इनसे कुछ कहूँ। मैं हम सबसे प्यार करना चाहता था, सबके साथ जुड़ के रहना चाहता था। तो जब मुझसे कोई ऐसी बातें करता था कि अब मैं सही जवाब दूँ, अब फिर उसके बाद में वो जवाब अच्छे नहीं, तो मैं और पढ़ता था। और पढ़ते थे कि यार मेरे जवाब गलत क्यों जा रहे हैं, जबकि जवाब को किताब में ये लिखे हुए हैं। तो फिर मैं और पढ़ता था कि हो सकता है कि मैं जवाब को सही से बोल नहीं पा रहा। ये भी बात सही है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। जो चीजें हमारे अंदर होती हैं, कभी कभी ऐसा वक्त हो जाता है कि हमें चीजें आती हैं लेकिन हम उनको प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो उस खीर से निकलने में वो चीज़ में बहुत हेल्प की। और मैं ये कह सकते हैं कि पढ़ने के सागर में कूद गया, सब भाइयों से आगे निकल गया, सब परिवार के लड़कों से आगे निकल गया, सब रिश्तेदारों से आगे निकल गया। इसी वजह से निकल गया क्योंकि मुझे इस चीज़ से आगे जाना था। और आज वही लोग आपकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। अब तो वो सब चीज़ें बहुत सामान्य हो चुकी हैं, बहुत हो चुका है, मैं उस पर ध्यान भी नहीं देता हूँ। बट अब हाँ, वो सब लोग उस सब चीज़ों को, चलिए उस बात को छोड़ते वहीं पे, जो आज के समय में लोग तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे इन चीज़ों को देख रहे हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? कोई मोटिवेशन लाइन या किसी विषय में पर्टिकुलर कोई सजेशन देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए, आप सब तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन तैयारी करने के जो सिद्धांत हैं, जो नियम है, उनका पालन करना बहुत आवश्यक है। जैसे वो काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंदा तथैव च, उस समय पर मैं इस पर बहुत फोकस करता था कि काक की चेष्टा होनी चाहिए, स्वान की नींद होनी चाहिए, ठीक है, बकुले का ध्यान, बकुले जैसा ध्यान होना चाहिए, और गह त्यागी होना चाहिए। तो आप इतने में से अगर सब नहीं कर सकते हैं तो 2-3 चीज़ें तो आपको करनी ही पड़ेंगी, सबको करनी पड़ती हैं। एक ये कि आपको कंसंट्रेशन एक ही चीज़ पे होना चाहिए एक टाइम पर। बिल्कुल, ये बहुत सही बात बोली है कि कंसंट्रेशन एक ही चीज़ पे, अगर गवर्नमेंट जॉब तो गवर्नमेंट जॉब। और भाइयों ये भी ध्यान देना पड़ता है कि हम जब क्लासेस में आते हैं तो हमें टाइप्स ऑफ लड़के मिलते हैं, टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन टिप्स मिलती हैं। हमें अपनी स्ट्रेटजी को उन सब से एस्पायर होकर कैसे क्रिएट करना है, ये ज़रूरी है। क्योंकि हम हार्ड वर्क तो करते हैं, बट कई बार हम इस चीज़ को महसूस करते हैं कि हम वो चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं जो हमें पढ़ना चाहिए। एग्जैक्ट। हम लोग जब हमारे पास गाइडेंस होता है, कोचिंग एक बहुत बेटर गाइडेंस है, आप जैसे टीचर्स हैं तो उसकी वजह से बहुत हेल्प होती है, और शिव सर हैं तो इससे हेल्प होती है। इन सब बातों को आपको कंज्यूम करना पड़ेगा, इसको बस ये नहीं करना पड़ेगा कि ऑनलाइन क्लास में बोल दिया गया है तुम भुला दें, पहली चीज़। और दूसरी बात ये कि डेडिकेशन, अगर कोई वर्क मिला है ना तो छोटे बच्चों की तरह करना है कि सर ने कहा है ये शीट लगानी है, छोटे बच्चों की तरह लगानी है कि मैं सारा काम छोड़ दूंगा, आज क्रिकेट आ रहा है हटाओ, मैं पहले शीट लगा के बैठूंगा। 100% सब कुछ श्योर है। इसी लाइन में एक थोड़ी सी लाइन हम ऐड ऑन करना चाहेंगे कि बच्चे क्या करते हैं कि हमने पढ़ लिया, इसको रख दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो होमवर्क आपको दिया गया है उसको पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, ईमानदारी के साथ उसको कंप्लीट करिए और तभी सफलता हमें मिलेगी। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपकी स्टोरी से बहुत प्रभावित होंगे जो लोग परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं 1-2 असफलताओं के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।